नमस्कार। आज हम 2025 की जो वैश्विक मंदी चल रही है, उस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो भी जानकारी हमारे पास है, उसके आधार पे ये समझने की कोशिश है कि भई ये मंदी इतनी अलग क्यों है? हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है भले ना? इस बार की जो चुनौती है वो थोड़ी अलग है क्योंकि देखिए ऊर्जा संकट, खाने-पीने का संकट और नौकरियों का संकट। तीनों एक साथ। हाँ, ये तीनों एक साथ दुनिया भर में लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ और आम लोगों के लिए इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये जो संकट है, इसकी जड़ें कहाँ तक हैं? मतलब क्या कारण है इसके पीछे? जो हमने देखा, उससे तो ये लगता है कि कई चीज़ें एक साथ हो गई हैं। हाँ, कई चीजें। जैसे ऊर्जा की कीमतें, वो तो आसमान छू रही हैं। फिर बढ़ता हुआ कर्ज हाँ, कर्ज तो बढ़ ही रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, हाँ, उसकी वजह से नौकरियों पर जो खतरा मंडरा रहा है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और क्लाइमेट चेंज, उसका असर सप्लाई चेन्स पर? बिल्कुल। सामान बनने से लेकर हम तक पहुंचने का जो पूरा सिस्टम है उसमें रुकावटें आ रही हैं। और वो आईएमएफ के आंकड़े क्या कहते हैं? कुछ बता रहे थे आप? हाँ, वो आंकड़े तो वाकई चिंताजनक हैं। देखिए 2025 की शुरुआत तक ही दुनिया के लगभग 65% देश मंदी की चपेट में थे। 65%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये 2008 वाली मंदी से बहुत अलग है। कैसे अलग है? वो भी तो बड़ी थी। वो इसलिए क्योंकि तब असर मुख्य रूप से बैंकिंग सेक्टर पर था, फाइनेंस पर था। इस बार मार सीधी है, आम जरूरत की चीजों पर, ऊर्जा, खाना, रोजगार, इन सब पर। अच्छा। यूरोप का पूरा इंडस्ट्रियल ढांचा हिल गया है। अफ्रीका में खाने पीने की चीजों की महंगाई 30% तक पहुंच गई है। और ये असर सब पर बराबर भी नहीं पड़ रहा है ना? ये बात बहुत परेशान करने वाली है कि जैसे नैरोबी में कोई माँ है, वो अपनी कमाई का 80% सिर्फ मक्के का आटा खरीदने में लगा रही है। हाँ, ये सच है। और दूसरी तरफ लाइप्जिग में एक फैक्ट्री कर्मचारी है, उसकी तनख्वाह बार बार कम हो रही है। हाँ, ब्राजील में तो भूख के कारण दंगे हो रहे हैं। जबकि वॉल स्ट्रीट पर बोनस में ज्यादा गिरावट नहीं आई। हाँ, औसतन सिर्फ 15% की कमी। ये असमानता बहुत बढ़ गई है। बर्लिन में एक 67 साल के बुजुर्ग का किस्सा है। पेंशन की कीमत 40% कम हो गई तो अब गुजारे के लिए किराने का सामान डिलीवर कर रहे हैं। उफ, ये दिखाता है कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। एक जगह कुछ होता है तो उसका असर हजारों मील दूर तक महसूस होता है। जैसे चीन के प्रॉपर्टी बाजार में मंदी आई। तो उसका असर चिली के तांबे की खदानों पर पड़ा। हाँ, और उधर यूरोप में मांग कम हुई। तो बांग्लादेश में कपड़ा फैक्ट्रियों से लाखों लोगों को निकाल दिया गया। हाँ, और अमेरिका में स्टूडेंट लोन ना चुका पाने के मामले वो 200% बढ़ गए। ये तो वाकई एक ग्लोबल ताना बाना है जो उलझ गया है। हाँ, और इसमें तकनीक की, खासकर एआई की भूमिका भी थोड़ी अलग है इस बार। वो कैसे? कंपनियां लागत कम करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं, कर्मचारियों की छटनी जैसे मुश्किल फैसले लेने में। मतलब एआई अब ये काम भी कर रहा? हाँ, जो फैसले शायद पहले ज्यादा मानवीय स्तर पर होते थे, अब वो भी ऑटोमेट हो रहे हैं। लेकिन हर संकट में कुछ कुछ नई चीजें भी निकलती हैं ना, कुछ नए रास्ते भी दिख रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। सरकारें भी कुछ बिल्कुल नए, लीक से हटकर तरीके आजमा रही हैं। जैसे भारत में वो 3 दिन का कार्य सप्ताह। हाँ, नौकरियों की कमी से निपटने के लिए ये प्रयोग शुरू किया गया है। ये सिर्फ काम बांटना नहीं है, बल्कि काम और जिंदगी के बीच संतुलन पर भी एक नई सोच है। दिलचस्प है। और केन्या में ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है डिजिटल फूड स्टैम्प्स देने के लिए, ताकि मदद सीधे जरूरतमंद तक पहुंचे। अच्छा, ब्लॉकचेन से? हाँ, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक तो डिजिटल यूरो पर काम कर रहा है, ताकि पैसा सीधे लोगों तक पहुंचाया जा सके, बैंकों के जरिए नहीं। ये तो बड़े कदम है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हालात कितने गंभीर हैं और समाधान के लिए कितनी नई सोच की जरूरत पड़ रही है। हाँ, और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ नोट छापने से काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बुनियादी यानी स्ट्रक्चरल बदलाव करने होंगे। जैसे? जैसे स्थानीय स्तर पर खाने पीने की चीजों का उत्पादन बढ़ाना, ग्रीन जॉब्स यानी पर्यावरण के अनुकूल नौकरियां बनाना। और वो एआई से होने वाले मुनाफे वाली बात। हाँ, एक विचार ये भी है कि एआई जैसी टेक्नोलॉजी से जो भारी मुनाफा हो रहा है, उस पर टैक्स लगाया जाए। और उस पैसे से? उस पैसे से उन लोगों को नई स्किल सिखाई जाए जिनकी नौकरियां चली गई हैं। ये भविष्य के लिए एक तरह की तैयारी होगी। सही बात है। और कहते हैं ना, जरूरत में ही नए आविष्कार होते हैं। हाँ, संकट के समय अक्सर नई सोच और इनोवेशन देखने को मिलते हैं। पुर्तगाल में वो सहकारी कस्बे क्या हैं? हाँ, वहाँ लोगों ने मिलकर काम को बांटा और बेरोजगारी 12% तक कम कर दी। एक तरह का कम्युनिटी मॉडल है। जापान में सीनियर सिटीजन्स उन युवाओं की मदद कर रहे हैं
जिन्होंने नौकरी खो दी है। ये तो बहुत अच्छा है, मेंटरशिप जैसा। हाँ, और डिट्रॉइट में देखिए, अमेरिका में, वहां बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्रियों को दोबारा खोला गया है पवन चक्कियों के टरबाइन बनाने के लिए। अच्छा, मतलब ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना अब मजबूरी भी है और मौका भी। बिल्कुल, अब ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, अर्थव्यवस्था की जरूरत बन गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो 2025 की ये मंदी वाकई में अभूतपूर्व है। कई सारे संकट एक साथ आ गए हैं। मुश्किलें तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन जैसा हमने देखा, इसने कुछ असाधारण प्रयोगों और नई सोच को भी जन्म दिया है। अब सवाल ये है कि क्या हम इस मुश्किल दौर से निकलकर एक ज्यादा न्यायपूर्ण और बराबरी वाला समाज बना पाएंगे? और इसका जवाब शायद हम सब पर निर्भर करता है ना? हाँ, बिल्कुल। जो जानकारी हमने देखी वो यही इशारा करती है। हमें बेहतर सामाजिक सुरक्षा की मांग करनी होगी, लोकल बिजनेस को सपोर्ट करना होगा और अपने नेताओं पर दबाव डालना होगा कि वो दूर की सोचें। और एक सवाल जो शायद श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, ये जो नए समाधान देख रहे हैं, 3 दिन का हफ्ता, डिजिटल करेंसी वगैरह, क्या ये सिर्फ इस संकट से निपटने के लिए अस्थायी जुगाड़ हैं? या फिर इनमें वाकई हमारी अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को लंबे समय के लिए ज्यादा मजबूत और न्यायसंगत बनाने की क्षमता है? ये सोचने वाली बात है।